डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह। हम आज जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है मानव भूगोल के विकास और इतिहास के क्रम में कि मानव भूगोल के विकास में जर्मन भूगोलवेत्ताओं का क्या योगदान था, कंट्रीब्यूशन ऑफ जर्मन जोग्राफर्स। और इस काल को हम क्लासिकल पीरियड ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी भी कहते हैं। इस लेक्चर को हम 2 भागों में पूरा करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा योगदान है जर्मन जोग्राफर्स का। जर्मन जोग्राफर्स में मुख्यतः जो जोग्राफर्स हुए हैं उनमें कांट, रिटर, हम्बोल्ट, पेशल, रिस्टोफेन और रेटजेल, हेटनर, फ्रॉबेल इत्यादि अनेक भूगोलवेत्ता हुए हैं। जर्मनी में जो भूगोल का वैज्ञानिक विकास प्रारंभ हुआ वह 18वीं शताब्दी की देन है। यानी 18वीं शताब्दी के मध्य से भूगोल संबंधी कार्य प्रारंभ हुए, जिसकी शुरुआत कांट से हुई थी। कांट मानव भूगोलवेत्ता भी थे और जिनकी थ्योरी हम भौतिक भूगोल में पृथ्वी के उत्पत्ति के सिद्धांत में पढ़ते हैं, वह भी कांट द्वारा दी गई थी। अन्य प्रमुख जो भूगोलवेत्ता या भूगोल में हम जिनका अध्ययन करते हैं, आपने नाम सुना होगा क्रिस्टलर, जिन्होंने सेंटर प्लेस थ्योरी दी थी, जिसमें शहरों का पदानुक्रम है कि कौन सा शहर कितने एरिया अपनी सेवाएं प्रदान करता है, वह भी जर्मनी से ही थे। दूसरा, हम कृषि भूगोल में सेंटर प्लेस थ्योरी के अलावा कृषि भूगोल में हम वान थ्यूनेन का अवस्थिति सिद्धांत पढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने कृषि पेटियों के बारे में जानकारी दी थी। वह भी जो भूगोलवेत्ता थे वो भी जर्मनी के ही थे। आज के हम इस लेक्चर में कांट, हम्बोल्ट, रिटर और फ्रेबेल, इन 4 भूगोलवेत्ताओं के योगदान पर चर्चा करेंगे। जो प्रथम है हमारे भूगोलवेत्ता वो है कांट। इमानुएल कांट जर्मनी के दार्शनिक, नीतिशास्त्री और वैज्ञानिक थे। कांट ने भूगोल में नियतिवाद की विचारधारा को आरंभ किया। उन्होंने भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को परिभाषित किया एवं इसे एक वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। कांट ने भूगोल को एक वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। इस संबंध में हम भौतिक भूगोल में जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति के क्रम में जो परिकल्पनाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं, तो उनमें एक कांट की द्वारा दी गई परिभाषा है या परिकल्पना है, जिसे हम गैसीय राशि परिकल्पना कहते हैं, जिससे सौर मंडल का निर्माण हुआ था, जो कि अधिभूत होकर घूर्णन के कारण उसमें से बाह्य तरफ कुछ छल्ले निकले थे, जिनसे बाहर के ग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार की परिकल्पना आप भौतिक भूगोल में जो पढ़ते हैं वो कांट द्वारा ही दी गई थी। ये कांट का एक भूगोल को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करने का कार्य किया गया था। यहाँ पर मानव भूगोल की विशेष सामग्री के विश्लेषण में इतिहास के योगदान से ही हम मानव के अतीत की घटनाओं के बारे में
जानकारी या सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ उन्होंने कहा कि इतिहास समय का परिचारक है, या जो हिस्ट्री है वो समय जो ओल्ड एज में क्या हुआ या पास्ट में क्या हुआ उसका एक परिचायक है, जबकि भूगोल लोकेशन या स्थान का परिचायक है कि किस काल में किस स्थान पर घटना हुई। यहाँ पर कांट के ने जो भौतिक भूगोल की प्रकृति का जो सारांश है उसे 6 भागों में प्रस्तुत किया है, जैसे भौतिक भूगोल, गणित संबंधी भूगोल जिसमें सौरमंडल का महत्व, उसका आकार, पृथ्वी की आकृति, स्वरूप इत्यादि का अध्ययन सम्मिलित है। फिर उन्होंने नंबर 3 पे बताया व्यापारिक भूगोल, जिसमें विभिन्न देशों की वस्तुओं का उत्पादन, वितरण एवं व्यापार का वर्णन किया गया है। और नंबर 4 पर है नैतिक भूगोल, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के मनुष्यों के रीति रिवाज और विचारधाराओं का वर्णन किया गया है। नंबर 5 पे आता है राजनीतिक भूगोल। इसमें राजनीतिक इकाइयों में भौतिक संसाधनों, उनके क्षेत्रफलों, उनके पारस्परिक संबंधों की विवेचना की गई है। और जो लास्ट पॉइंट है 6 वह है धार्मिक भूगोल, जिसमें विभिन्न प्रकार के वातावरणों में धार्मिक सिद्धांतों के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर कांट के द्वारा भूगोल को एक वैज्ञानिक रूप में स्थापित करने एवं अन्य घटनाओं जो कि मानवीय क्रियाएं और अन्य क्रियाएं थी, जो कि भौतिक भूगोल में उन्होंने 6 भागों के रूप में स्पष्ट की, वो एक प्रयास था जो जर्मन भूगोलवेताओं में प्रथम प्रयास रहा है, जो कि 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य में इसकी शुरुआत हुई थी। जर्मनी के दूसरे भूगोलवेता या अन्य विज्ञानवेता के रूप में हम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के रूप में जानते हैं, जिनका पूरा नाम था फ्रेडरिच विल्हेम हेनरिच अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। उनके द्वारा जियोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, भूगोल एवं इतिहास में अनेक नई खोजें की थी। उन्होंने यूरोप, जिसमें नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका तथा मध्य एशिया का भ्रमण करने के उपरांत लगभग 40 ग्रंथों की रचना की थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो उनका ग्रंथ था वह था कॉस्मोस, जो 5 खंडों में प्रकाशित हुआ और जिसमें संपूर्ण विश्व का विस्तृत वर्णन दिया गया है। हम्बोल्ट ने भूगोल में जो हमारी एक शाखा है क्रमबद्ध भूगोल की नींव रखी तथा उन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी मानव का निवास क्षेत्र है तथा मानव पृथ्वी का एक अंग भी है। उनके शारीरिक लक्षणों में अंतर का प्रमुख कारण मनुष्य का निवास क्षेत्र की भौतिक शक्तियों का प्रभाव तथा उस पर पड़ने वाले प्रभाव हैं। हम्बोल्ट के योगदान के रूप में हम एक और कथन जो उनके लेखों में परिलक्षित होता है वह है पार्थिव एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन या उसकी शुरुआत हम्बोल्ट से हुई थी, या जिसे हम प्रकृति की एकता भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम्बोल्ट ने कहा कि प्रत्येक स्थान पर एक आत्मा तथा एक जीव के दर्शन हुए हैं। उन्होंने अपनी दक्षिण अमेरिका की यात्रा के संबंध में लिखा है, सारी पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से
दक्षिणी ध्रुव तक समस्त पृथ्वी केवल एक आत्मा के रूप में है। हम्बोल्ट ने अपने अध्ययन में तुलनात्मक विधि का भी उपयोग किया था, जैसा कि उन्होंने घास के मैदानों जहाँ पर उन्होंने भ्रमण किया, जैसे राजस्थान के जो विश्व के मरुस्थल हैं, जैसे पैम्पास या घास के मैदान, पैम्पास, प्रेरी, स्टेपी, लानोस इत्यादि की आपस में तुलना की थी एवं जहाँ जहाँ पर उन्होंने भ्रमण किया था उन स्थानों का उन्होंने सिस्टमैटिक या क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया था। इसलिए हमने पूर्व में कहा था कि हम्बोल्ट ने क्रमबद्ध अध्ययन की नींव रखी थी, यानी एक तथ्य दूसरे तथ्य से किस प्रकार से क्रमबद्ध रूप में संबंधित है, यह हम्बोल्ट ने प्रारंभ किया है। उन्होंने लोकेशन या प्रदेश की स्थिति, वहाँ की जलवायु, मिट्टी, समुद्र तल से ऊंचाई इत्यादि के प्रभावों का अध्ययन करने के पश्चात ही उस क्षेत्र के क्रमबद्ध अध्ययन के स्वरूप को जाना एवं उसे ही अपने जो पुस्तक और लेख थे उन्हीं में उन्होंने उसको लिखा है। अगले जो भूगोलवेत्ता हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे वो हैं कार्ल रिटर। कार्ल रिटर एवं हम्बोल्ट दोनों ही वर्तमान भूगोल के क्लासिकल पीरियड या चिरसम्मत काल के पर्याय माने जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने पूर्व में बताया था कि रिटर हम्बोल्ट से 10 वर्ष आयु में कम थे। कार्ल रिटर जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जो मैंने अभी बताया आपको हम्बोल्ट के समकालीन थे। उनका मुख्यतः अध्ययन गणित, दर्शन, अर्थशास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान तथा भूगोल के विषयों में ज़्यादा हुआ है। उनकी जो प्रथम प्रमुख रचना थी वह यूरोप का एक भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांख्यिकी सर्वेक्षण, यानी यूरोप ए जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड स्टैटिकल सर्वे, जो कि 1804 में प्रकाशित हुई थी। रिटर ने सबसे पहले तुलनात्मक विधि के द्वारा वातावरण का मानव और मानव का वातावरण से पारस्परिक संबंध स्पष्ट करने का प्रयास किया था। रिटर ने कहा था, प्रकृति द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई है। जिस प्रकार आत्मा के लिए शरीर की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार मानव के लिए पृथ्वी की उत्पत्ति आवश्यक है। यहाँ पर उनका मत था कि पृथ्वी और उसके निवासियों में घनिष्ठ पारस्परिक संबंध है। एक दूसरे के बिना उनका अस्तित्व शून्य है। इसलिए इतिहास और भूगोल एक दूसरे से कभी भी पृथक नहीं किए जा सकते। पृथ्वी मनुष्य पर प्रभाव डालती है और मनुष्य पृथ्वी पर। यहाँ पर ये जो काल था जर्मनी में हम्बोल्ट और रिटर का, उस समय इतिहास और भूगोल को एक विषय के रूप में का अध्ययन किया जाता था एवं यूनिवर्सिटीज और विश्वविद्यालयों में भूगोल कोई अर्थक विषय न होकर के इतिहास एवं भूगोल नाम से एक ही विषय हुआ करता था। यहाँ पर जो कार्ल रिटर के जो अध्ययन थे वो ज़्यादातर प्रादेशिक भूगोल की तरफ ज़्यादा संकेत दे रहे हैं। कार्ल रिटर के अन्य महत्वपूर्ण लेखन के कार्य में उन्होंने यूरोप की प्राकृतिक भूमि एवं संसाधनों पर
6 मानचित्रों का निर्माण किया। नवीन भूगोल जो 1810 में उन्होंने इस प्रकार ये किया। विधि तंत्र पर भी उन्होंने कई शोध पत्र लिखे तथा ब्लैक सी और कैस्पियन सागर के प्रदेशों के मध्य उन्होंने मानव स्थानांतरण पर भी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन किया गया था। इसके अलावा उनका जो प्रमुख ग्रंथ था वो था अर्धकुंडे। यह एक ऐसा ग्रंथ था जिसे वह जीवन पर्यंत लिखते रहे। अफ्रीका पर इस बृहद ग्रंथ के प्रथम खंड का प्रकाशन उनके बर्लिन या फ्रैंकफर्ट में आने के बाद 1817 में हुआ तथा एशिया के ऊपर उनका अर्धकुंडे का जो दूसरा भाग था वह 1823 में तथा जो तीसरा खंड था वह 1832 में प्रकाशित हुआ। एशिया के खंड पर जो उन्होंने लिखा था उसकी हम्बोल्ट ने भी काफी तारीफ की थी। यह एक ऐसा ग्रंथ था जो कि रीडर अपने जीवन के अंतिम समय तक भी वह लिखता रहा और इस ग्रंथ के उन्होंने 19 खंड जो कि लगभग 20,000 पृष्ठों में लिखा गया था। इनमें से एशिया के ही उन्होंने 14 खंडों या 14 जो पार्ट थे वो एशिया के ऊपर लिखे थे। यहाँ पर यूरोप पर उनका जो लेखन कार्य था वह लिखना शेष था, यानी उनका ये कार्य अधूरा ही रह गया था। चूंकि हमारे जो इसी क्रम में जो नेक्स्ट भूगोलवेत्ता हैं वो हैं फ्रोबेल, जिनका पूरा नाम था फ्रेडरिच फ्रोबेल। फ्रोबेल ने रीटर के ग्रंथों की समीक्षा की थी जिसमें उन्होंने तुलनात्मक विधि जिसका रीटर ने प्रयोग किया था उस पर स्पष्टीकरण भी मांगा था। फ्रोबेल का मत था कि पृथ्वी के भौगोलिक वर्णन के जो ब्यौरा होता है उनकी तुलना की जा सकती है। जैसे किसी एक प्रदेश के पर्वत की दूसरे प्रदेश से या एक नदी की दूसरे प्रदेश की नदी से तुलना की जा सकती है, परंतु किसी समस्त प्रदेश की तुलना दूसरे समस्त प्रदेश से नहीं हो सकती। फ्रोबेल ने रीटर का जो उद्देश्यवादी विचारधारा थी उसे अस्वीकार किया है। जैसा कि रीटर ने कहा था कि पृथ्वी केवल मानव के लिए है, या जो अभी पूर्व में मैंने बताया आपको कि उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे शरीर का निर्माण कि वह ऐसे ही मानव के लिए पृथ्वी का निर्माण हुआ है। फ्रोबेल का मत था कि भूगोल वह प्राकृतिक विज्ञान है जिसमें भूतल का अध्ययन क्रमिक विधि सिस्टमैटिक तरीके से या सिस्टमैटिक वे के द्वारा किया जाता है। इसमें उच्चावच, जलवायु, वनस्पति, पशुओं और मानव इत्यादि के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करना चाहिए। अतः वह भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में प्रादेशिक अध्ययन और मिश्रित अध्ययन को सम्मिलित नहीं करता था। फ्रोबेल ने भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को
सीमित करके उसे क्रमबद्ध भौतिक भूगोल बताया, जिसमें मानव जाति वर्णन को भी सम्मिलित किया गया है। डियर स्टूडेंट, आज हमने जर्मनी भूगोलवेत्ताओं में से कांट, हम्बोल्ट, रीटर और फ्रोबेल का जो भूगोल में योगदान है, उस क्रम में आज हमने बात की है, चर्चा की है। जो शेष जो भूगोलवेत्ता या भूवैज्ञानिक हैं, जिनमें रिस्टोफेन है, रेटजेल हैं, एल्फ्रेड हेटर हैं, इनका भूगोल में क्या योगदान था, उसे हम अपने अगले लेक्चर यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ जर्मन जोग्राफर्स पार्ट 2 में पूरा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अवश्य लाभदायक लगा होगा। यह लेक्चर सेकेंड ईयर के मानव भूगोल व एमए पूर्वार्ध की जोग्राफिकल थॉट या भौगोलिक विचारधारा के लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।